मोलस्का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कई सारे लोग तो नहीं आए। तो मोलस्का हेडिंग डालिए, मोलस्का। फाइलम मोलस्का। मोलस्का को बोलते हैं द सॉफ्ट बॉडी एनिमल। जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल। तो देखो, मैं बताता हूँ मोलस्का का, आपको कोई मेंबर दिखाता हूँ एक मोलस्का का। इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर एक्चुअली पाइलस होता है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है वो हार्ड कवरिंग होती है। अच्छा, वो जो हार्ड कवरिंग होती है वो बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है। सिर्फ एक ही इसका एक्सेप्शन है, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट कवरिंग की नहीं, सॉफ्ट कवरिंग की बनी होती है, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होती है। बाकी इसके जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सबकी बॉडी में सॉफ्ट कवरिंग पाई जाती है। वेट, जस्ट मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मोलस्का का। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। Sir, देख, what all did you do अभी तक? बस जस्ट आई हैव स्टार्टेड, आई वाज वेटिंग फॉर यू पीपल। जस्ट आई हैव स्टार्टेड विद मोलस्का। सो हम मोलस्का स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, मोलस्का में ये मोलस्का का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। तो मोलस्कन्स में ये जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है ये एक्चुअली स्नेल। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्नेल देखा हुआ भी होगा। तो देखो, इसके ऊपर ये शेल बड़ा होता है, शेल, है ना। तो शेल मेनली बना किस चीज का होता है? शेल मेनली बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। और ये कैल्शियम कार्बोनेट आता कहाँ से? ये अपनी ही बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट का इम्प्रेग्नेशन, मतलब डिपोजिशन होता जाता है, और उस डिपोजिशन की वजह से ये हार्ड वरना ये सेल के अंदर रहता है, जिससे ये अपने प्रेडेटर से और एनिमीज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर वाला तो इसका कवरिंग शेल हो गई। शेल के नीचे की तरफ एक और कवरिंग है ग्रीन ग्रीन कलर की, इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। तो सबसे पहली लेयर शेल है और दूसरे नंबर पर मेंटल इसकी लेयर है ना। और और आप देखेंगे इस मेंटल के नीचे ये पूरी की पूरी इसकी जो बॉडी है वो है। अब आप देख पाएंगे कि ये कुछ बाहर की तरफ इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, है ना। ठीक है। ये आईज, इसके ऊपर आईज लगी होती हैं। ये आईज है, यहाँ पे आईज पाई जाती हैं, और यहाँ पे ये सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और ये जो मुंह है ये इसका माउथ हो गया। अब माउथ के अंदर इसके जबड़े जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम रेडुला कहते हैं। ठीक है। रेडुला क्या करता है? इसकी हेल्प से चीजों को क्रश करता है, चबाने का काम करता है। अब आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। तो ये दो नर्व कॉर्ड है और ये एक नर्व रिंग यहाँ पर मौजूद है। ये इसका नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये जो है, तो नर्व रिंग जो होती है ब्रेन का प्रिकर्सर है। मतलब ब्रेन जब नहीं होता था तो नर्व रिंग को ही हम लोग ब्रेन कहते थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सर्कुलर नर्व रिंग है, और नर्व रिंग से दो नर्व कॉर्ड निकली हुई जो पीछे तक जाती हैं। बीच में आप देख पाएंगे तो रेडुला पहले, और रेडुला के पीछे क्रॉप है। क्रॉप क्या होता है कि क्रॉप ये स्टमक का ही पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे दांत या टीथ जैसे पाए जाते हैं जो कि फूड को क्रश करने का काम करता है। ठीक है ना। तो क्रॉप पाए जाते हैं। क्रॉप के आगे ये देख पा रहे हो धीरे धीरे पीछे की तरफ, ये पीछे इसके स्टमक है ना। ये स्टमक हो गया। स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लगी हुई हैं। इसके पीछे आप जाएंगे, ये इसके इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया, और इंटेस्टाइन वाला पार्ट। और ये आप देख पा रहे हैं एनस इसका कहाँ पर है? ये इसका एनस है ना। ठीक है। और ये पीछे की तरफ फुट है। फुट जो होते हैं वो इसमें रियल फुट नहीं पाए जाते। तो ये फॉल्स फुट की तरह एक्चुअली होते हैं, है ना। तो ये दे आर फॉल्स फुट।
और ये गोनट्स पाए जाते हैं ना, जिन पे गोनट्स, अच्छा, ये यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना? गिल्स इसके अंदर रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू करता है ना? ये इसका एनस हो गया। सो दिस इज़ ऑल। अच्छा, इसमें हार्ट भी पाया जाता है, आप देख पा रहे होंगे, हार्ट भी है ना? और बाकी बीच में जो खाली जगह है, वो जिस जिस जगह पे सब ऑर्गन है, उसको आप सीलोमिक कैविटी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। इसमें से आपको बनाना क्या-क्या है? एक तो आप इसका ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, है ना? ऊपर से ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये चीज़ें सिर्फ़ आपको बनानी है, बाकी आपको नहीं बनाना, ठीक है? तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना लीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। So radula and mouth are the same thing. नो, 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 माउथ से तो कोई चीज़ खाते हैं। और देखो जैसे माउथ और हमारा जो जॉ है, जो डिफरेंस है ना, तो जॉ रेडुला है। माउथ वो पार्ट जिससे अपन कोई फूड इन करते हैं। नोट कर लिया क्या? No, sir. अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आईज़ जिस स्टॉक पे लगी होती हैं, है ना? ये जो बेस है, जिस स्टॉक पे आईज़ लगी होती हैं, ये वाला जो बेस वाला पार्ट है ना, इनके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक टर्म, इसको ओमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है? दे आर कॉल्ड ओमेटोफोर्स। ओमेटोफोर्स, और ये हो गई इसकी आईज़। हो गया भाई? डन? Yes, sir. ठीक है। तो चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलिए, नोट करना शुरू कीजिए, मैं आपको एक-एक पॉइंट समझाते जाता हूँ। नोट करेंगे? दे आर मोस्टली मरीन। They are mostly marine, but
some of them are, they are mostly marine, but some of them are freshwater and soil dwelling. Freshwater and soil dwelling. Sir, and Soil dwelling. Next. Body is divided into, next point है, body is divided into head, muscular foot and visceral hump. देखो visceral hump जहां पे viscera मतलब organs जहां पे भरे हुए हैं, इस उठे हुए पार्ट को हम लोग visceral hump कहते हैं. So body is divided into head, muscular foot, ये नीचे वाला पार्ट, and visceral hump. Next point. This shows bilateral symmetry. sir, please repeat the previous point. This shows Previous point. अच्छा, previous point. Okay. Body is divided into muscular foot. Body is divided into muscular foot, head and visceral hump. Muscular foot, head and visceral hump. Next point. This shows bilateral symmetry. Next point. Shell is secreted by mantle. It is made up of calcium carbonate. So shell is secreted by mantle. इसके नीचे वाली लेयर अभी जो मैंने आपको बताया था. Shell is secreted by mantle and it is made up of calcium carbonate. Full stop. It may be. Sir, it is made up of calcium carbonate, na? हाँ, calcium carbonate. Full stop. इसी में नोट करेंगे. It may be external in most of molluscan and internal in squid. And absent in, underline करेंगे, and absent in octopus. तो सभी मोलस्कन में ये जो शेल कवरिंग है ये पाई जाती है एक्सटर्नल बाहर की ओर. स्क्विड में ये बॉडी के अंदर पाई जाती है और ऑक्टोपस में पाई ही नहीं जाती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. बॉडी कैविटी, सीलोम, बॉडी कैविटी सीलोम have kidney, heart, gonad, kidney, heart and gonad. Kidney, heart and gonad. Next point. सर गोनट का फंक्शन क्या बताया था आपने? गोनट का फंक्शन बेटा ये होता है कि दो तरह की गोनट पाए जाएंगे, मेल और फीमेल गोनट. मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल तो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे.
गैमिक प्रोडक्शन है क्या बच्चों? ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। देखिए माउथ से एनस तक मौजूद है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन। इसी में लिखेंगे ब्लड इज ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब इनमें आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लड ब्लू किस में पाया जाता है। सो ब्लड इज ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। अंडरलाइन करेंगे, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनके अंदर हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ब्लड इज ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन। इसी में स्टार बना के लिखेंगे एक्सेप्शन एक और, कटल फिश CUTTLE, कटल फिश हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। Cuttle fish have closed circulatory system. So what is open circulatory system and closed circulatory system? बताइए भाई। फातिमा बताओ भाई। ऋषिका, भावना बताओ। सर ब्लड की बात They have vessels, blood vessels. What is closed circulatory system and open circulatory system? सर ओपन में ये होगा कि ब्लड बिना वेसल्स वगैरह के जाता है डायरेक्ट। ब्लड बिना थोड़े से वेसल्स वगैरह के जाता है। राइट। तो बिल्कुल बात सही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज में नहीं बहता है, मतलब कि आर्टरीज और वेन्स में नहीं बहता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आर्टरीज और वेन्स में बहता है, जैसे हमारी आपकी बॉडी में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ऐसे ऑर्गन्स के बीच में भरा हुआ होता है, ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं पाई। ठीक है, तो बाकी इस फाइलम की खास बात क्या है, इसमें पाया तो जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन कटल फिश उसका एग्जांपल है जिसमें कि जो ये कटल फिश में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। मेंटल से भी होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, मेंटल and pulmonary sac and pulmonary sac and pulmonary sac. Next point, sense organ. In many molluscans, eyes are present. In many molluscans, eyes are present on a stalk-like structure. Eyes are present a stalk-like structure called omatophores. Called omatophores. Next point, sexes are generally separate, मतलब मेल और फीमेल अलग होते हैं, नॉर्मली यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेक्सेस आर जनरली सेपरेट, ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिसेक्सुअल, बट
some are hermaphrodite, but some are hermaphrodite. Next point, they are oviparous. They are oviparous. डन, समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. ऑक्टोपस they इसी, are हाँ बोलो बेटा। तो ओविपेरस से होता है। ओविपेरस होता है, दे ले एग। सर स्पेलिंग हाँ मोना बताओ, कुछ पूछ रहे हो बेटा? सर स्पेलिंग अच्छा ओविपेरस की OVI मतलब OVIPEROUS, ठीक है। नेक्स्ट अगला फाइलम में ये था हमारा मोलस्का। कोई डाउट तो नहीं ना भाई इसमें? नो सर। अब देखो नेक्स्ट फाइलम जो हमारा है वो है इकाइनोडर्मेटा। सो नेक्स्ट है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देखो इकाइनस माने होता है स्पाइन और डर्मस माने होता है स्किन। तो इकाइनस, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन, और डर्मस का मतलब होता है स्किन। जिसकी स्किन में स्पाइन्स पाए जाए उसको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, इकाइनस स्किन, ठीक है ना। तो अब इकाइनोडर्मेटा का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो स्टारफिश है ना। अब देखते हैं इकाइनोडर्मेटा में आ जाओ, चलो इसको हटा देते हैं इसको। इकाइनोडर्मेटा, इसमें जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इकाइनोडर्मेटा का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ स्टारफिश का, है ना। और वेट, इकाइनोडर्मेटा, ठीक, देखो ये है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर जिसको आप स्टारफिश कहते हैं। अब स्टारफिश में आप देख पा रहे होंगे, इसमें खास बात क्या होती है, इसका एनस ऊपर की तरफ होता है, माउथ नीचे की तरफ। और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये मैड्रापोराइट, ये वाटर को अंदर लेने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए पोर होता है। तो मेनली इससे वाटर क्या करते हैं, ये अंदर लेते हैं, है ना, मैड्रापोराइट से, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मैड्रापोराइट ये जुड़ा हुआ है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर से। इसको हम लोग बोलते हैं रिंग ही बोलते हैं एक्चुअली, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये सेंट्रल रिंग हो गई, है ना। तो सेंट्रल रिंग कैनाल इसको बोलते हैं। इस रिंग कैनाल से बहुत सारे जो पाइप बाहर की तरफ निकले हुए हैं उनको हम रेडियल कैनाल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ये इस तरह से एक स्टार फिश हो गई जिसके 5 फीट है अलग अलग, और उसमें बीच में एक रिंग पाई जाती है जिसको हम रिंग कैनाल, उससे बाहर की तरफ रेडिएट आउट होती है, इनको हम रेडियल कैनाल बोलते हैं। तो ये ऐसे एक गोल सी पाइपलाइन है पानी की और उससे वाटर की पाइपलाइन पड़ी हुई है। और इसमें ये देखिए गोनट्स किनारे किनारे मौजूद हैं, है ना। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ये बीच में इसका स्टमक हो गया, है ना। नीचे की तरफ इसका माउथ पाया जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल के किनारे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर निकले इनको अपन एम्पुला कहते हैं, जो ऊपर की तरफ फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये जो निकला हुआ है। और ये जो बाहर की तरफ निकले होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पोडियम, ठीक है ना। तो ये पोडियम बाहर की तरफ निकले होते हैं। ये करते क्या है, इन्हीं से पानी सक करते हैं और बाहर की तरफ फेंकते हैं। अब देखो स्टार फिश में क्या होता है, ये मोशन कैसे करते हैं। जब इनको ऊपर जाना होता है तो क्या करते हैं, पानी धीरे से सक करते हैं और तेजी से फेंकते हैं, जिससे इनके ऊपर एक प्रेशर लगता है और ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है, और थ्रस्ट की वजह से वही एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। जब इन्हें नीचे आना होता है तो तेज से पानी खींचते हैं और धीरे से छोड़ते हैं, तो ये नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे तो मूव कर सकते हैं लेकिन आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इनमें मोशन होता है।
और ये जिनका वाटर कैनाल सिस्टम है, ये जो पूरा पाइपलाइन पड़ी हुई है, एक रेडियल कैनाल और ये जो इसको हम वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं, है ना? ये सबसे ज़्यादा पिक्यूलियर है और ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी में गाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ठीक है ना? तो बनाना चाहोगे आप ऐसे ही? ऐसे सिंपली बना लो जैसे मैंने बनाया, इसी तरह से बनाना, ज़्यादा कलाकारी नहीं करना, ठीक है? सर मेट्रोपोराइट और ये एम्पुला पोडियम का तो सेम ही फंक्शन हो गया। किसका बेटा? मेट्रोपोराइट नहीं, 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 नहीं। मेट्रोपोराइट तो सिर्फ़ एक ही है ना, सिंगल पोर है जो सेंटर पे है। और एम्पुला तो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे चारों तरफ लगे हुए हैं। ये चारों तरफ देखो कितने सारे लगे हुए हैं, सभी आर्म्स में लगे हुए हैं। यस सर, पर फंक्शन तो सेम है। हाँ, ये मेट्रोपोराइट काफ़ी बड़ा होता है और सिंगल होता है, इसलिए इसको हम अलग से पिक्यूलियर नाम देते हैं। ओके सर, और सर ये स्टमक जो है वो रिंग के ऊपर है। हाँ, रिंग के ऊपर है स्टमक और बड़ा-सा है देखो, स्पेस ज़्यादा है इसमें। ओके सर। अच्छा, इसी के ऊपर, स्किन के ऊपर एक चीज़ इसमें जो मिसिंग है वो आप बना लीजिएगा। इस तरह के स्पाइन बना लेना ऊपर। स्पाइन इनको बोलते हैं। और इसी के ऊपर कुछ दाँत जैसे स्ट्रक्चर को पेडिपल्प कहा जाता है। ये इस तरह के चिमटे के जैसे स्ट्रक्चर उनको पेडिपल्प कहते हैं। पेडिप्लेजिया कहते हैं। पेडि सर स्पाइन सब पे है। हाँ, सब पे होंगे, ये बनाना एक ही पे, मतलब वो बनना वो बहुत कीचड़-पिचड़ हो जाएगा। सभी पे स्पाइन पूरी स्किन में पाई जाती है। इसलिए तो इनको गाइनोडर्मेटा कहा जाता है। यस सर, सर इसका काम क्या होता है? किसका? स्पाइन का। स्पाइन्स का? यस। ये डिफेंसिव होते हैं मेनली। ओके सर। और ये जो पेडिपल्प होते हैं ना, मुँह की तरह चलते रहते हैं, जिससे अपने ऊपर वो स्किन के ऊपर वो सब नहीं जमा होने देते, ये क्या कहते हैं, एल्गी वगैरह सब नहीं डिपॉज़िट होने देते ऊपर, है ना? ये फ़ायदा होता है। और मेनली डिफेंसिव होते हैं, ये इनका फंक्शन है। ओके सर। नोट कर लेना तो एक बारी बताना भाई।
हो गया क्या? यस सर। डन भाई, चला जाए आगे। यस सर। ठीक है। अब देखो, एक और आपको डायग्राम दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताना शुरू करूंगा। हटा दूं ना मैं भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? यस सर। चलिए, एक और डायग्राम में दिखाऊंगा जो सिर्फ वाटर कैनाल सिस्टम का है। ये देखो वाटर कैनाल सिस्टम, ये इसका वाटर कैनाल सिस्टम है ना? तो अब क्या होता है कि इस वाटर कैनाल सिस्टम से, है ना, देखिए ये रिंग इस तरह से बनी हुई है ना, और ये रिंग हो गई। इस रिंग से आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर मेड्रापोराइट है, मेन पोर होता है मेड्रापोराइट, बहुत बड़ा होता है ना। और इसमें देख रहे हैं ये पांचों, ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल से इसी से साइड में ये एम्पुला जुड़ी हुई है, और इनको हम ट्यूब फीट कहते हैं, इसको हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसकी हेल्प से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है ना, ये सब काम इसी की हेल्प से करता है। ठीक है, तो चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। all existing echinoderms are marine. All existing echinoderms are marine. मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिवली मरीन है। तो कई सारे मैंने आपको लिखा है कि जो कौन कौन से एक्सक्लूसिवली मरीन है। All existing echinoderms are marine. They generally live in sea bottom. Body form is star shape. Body form is star shape, spherical or cylindrical, spherical or cylindrical, spherical or cylindrical, and it lacks head, and it lacks head. Next one, spines or pedicellariae are protective in function. सर स्पाइन। स्पाइन्स और वो लिखा था ना पेडिसिलेरिया, स्पाइन्स और वो दिखाया था ना, इस तरह के जो क्लॉ जैसे बने थे, ये इस तरह से बने थे ना। यस सर। यस सर। स्पाइन्स और पेडिसिलेरिया आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. सिमेट्री इज बायलैटरल इन लार्वा. इसमें दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है. जब ये लार्वा स्टेज में होगा, है ना, तो लार्वा स्टेज में कैसा होगा, बायलैटरल. Symmetry is bilateral in larva and radial in adult. सर लार्वा मतलब सर, हाँ, लार्वा मतलब लार्वा मीन्स क्या होता है ना, किसी भी जो अनडेवलप्ड एनिमल है, उनकी जो बचपन की स्टेज होती है ना, उसको हम लोग लार्वा कहते हैं. जैसे
फ्रॉग में देखा ना, फ्रॉग में तो फ्रॉग का लार्वा कैसा होता है, वो इस तरह का दिखाई देता है, फ्रॉग का लार्वा इस तरह का फिश के जैसा दिखाई देता है। आप बता नहीं सकते कि फिश है कि क्या बोलते हैं फ्रॉग है, इस तरह का होता है फ्रॉग का लार्वा, है ना। तो हम फ्रॉग के लार्वा को बता नहीं सकते कि फिश है क्या है। तो लार्वा किसी भी जैसे जो बटरफ्लाई होती है ना, उसमें क्या होता है, वॉर्म होता है ना, वॉर्म वॉर्म कीड़ा होता है इस तरह का। यही वॉर्म बाद में एक प्यूपा में बंद हो जाता है और बाद में बटरफ्लाई बन जाता है। तो ये एक्चुअली लार्वा है। तो लार्वा माने होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी एनिमल के। नोट करेंगे, bilateral in larva stage and radial in adult. Next point, body wall in many echinoderms, body wall echinoderms have endoskeleton of calcareous plate. देखो हमारे आप के अंदर भी बॉडी को मजबूती और फ्रेमवर्क देने के लिए हड्डियां हैं, और हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। तो हमारे अंदर भी एंडोस्केलेटन है और बना किसका है, कैल्केरियस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर इसकी जो मसल्स होती है उनमें प्लेट जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसकी बॉडी को मजबूती देता है, ठीक है ना। तो नोट करेंगे, बॉडी वॉल इन मेनी echinoderms have calcareous plate as endoskeleton. Next point, अंडर नोट करके ऐसे स्टार बना के लिखेंगे, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। अभी तक ट्रू सीलोम हमने नहीं देखी थी, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम is characteristic feature of phylum Echinoderm. Full stop. Tube feet help in locomotion, capture food and respiration. Tube feet help in locomotion, capture food and respiration. ठीक है। नेक्स्ट, digestive tract is usually complete. Next point, blood vascular system, अंडरलाइन करेंगे, do not have respiratory pigment. क्या मतलब हुआ, blood vascular system do not have respiratory pigment. बताइए भाई क्या मतलब हुआ, अनुभव, फातिमा, इशिका, माउना, बताओ भाई इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ। So they do not have hemoglobin. They do not have Hemoglobin. राइट, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन जैसा कोई कंपाउंड, जैसा हमने देखा था ना कि अभी लास्ट वाले फाइलम में देखा कि उसमें क्या था, हीमोसाइनिन था, है ना, जो कॉपर कंपाउंड था, और बाकी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दो काम करता है, एक तो वो कलर देता है, तो पिगमेंटेशन मतलब क्या हुआ, कलर देना। पिगमेंट मींस होता है डाई, यानी डाई व्हिच गिव्स कलर।
तो एक तो बॉडी, एक तो ब्लड को कलर देती है, दूसरा क्या करती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, इसीलिए उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट टर्म्स देते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाएगी, ठीक है? अंडरलाइन करेंगे, दे डू नॉट विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के इसी में लिखेंगे, सर तो देयर सर इज कलर कैसे आता है? क्या बेटा? सर कलर कैसे आता है फिर? तो कलर नहीं होना मतलब नहीं होगा फिर ब्लड में। सर तो कलरलेस कैसा? हाँ, कुछ तो कलरलेस ब्लड होता कलर। है। इंसेक्ट में कैसा ब्लड होता है? कलरलेस, है कि नहीं? यस सर। सर स्टारफिश में ग्रीन नहीं होते? नहीं, 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 ग्रीन नहीं, तो ग्रीन बेटा ब्लड सिर्फ होता है हिरुडेनिया में, और वो है ये क्या बोलते हैं, कॉर्डेट है हिरुडेनिया, और वो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रीन ब्लड किसमें होता है, हिरुडेनिया में होता है, और वो उसकी वजह से होता है, क्या नाम बोलते हैं, वेनेडियम की वजह से होता है, और किसी में ग्रीन ब्लड नहीं पाया जाता, और ब्लड इतने ही कलर के पाए जाते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और कलरलेस। सर वाइट नहीं पाया जाता? वाइट व्हाइट में कोई ब्लड नहीं होता, कलरलेस होता है, एक्चुअली उसी को हम व्हाइट कह देते हैं, व्हाइट ब्लड, समझे? वगैरह में नहीं होता, चींटी वगैरह में होता है ऐसा, ठीक। नेक्स्ट, देयर इज नो हार्ट, हार्ट नहीं होता इनमें। क्लियर है भाई? कोई सर तो डाउट हार्ट किसी को? की जगह, हाँ सर बेटा? हार्ट की जगह तो कुछ ना कुछ होता होगा। नहीं, हार्ट नहीं होता, बहुत सारे एनिमल्स पे आप देखो ना, हमने लोअर एनिमल बने उनमें हार्ट होता ही नहीं, ऐसे ब्लड भरा होता है ओपनली, और इसे ही से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन। अच्छा, इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है, तो ऑक्सीजन के डिफ्यूजन की इनके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है ना? ब्लड का काम ही यही होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। यस सर। ठीक, तो ये फाइलम हो गया हमारा, और अब आते हैं नेक्स्ट, आप लोग हेडिंग डालेंगे हेमीकॉर्डेटा। फाइलम हेमीकॉर्डेटा, इसका मेंबर होता है बेलेनोग्लॉसस। देखो, ये है मेंबर हेमीकॉर्डेटा, ये एनिमल जो है इसे हम लोग बोलते हैं बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस क्या करता है, ये सी की फ्लोर में रहता है ना? तो जहां पर वाटर शैलो होता है वहां ये पाए जाते हैं, स्लीप फोर में रहते हैं, और वहां पर ये यू शेप बरो बना के रहता है। यू शेप बरो से मान लो ये ओशनिक फ्लोर है, ये ओशन का फ्लोर है ना? और ये लैंड वाला एरिया होगा जहाँ पे बालू वालू पड़ी होती है ना, सिल्ट वगैरह पड़ी होती है, और ये ओशनिक वाटर हो गया। तो ये क्या करते हैं, ओशन के अंदर यू शेप की बरो बनाते हैं, ऐसे यू शेप बरो बना के रहते हैं, और यहाँ पर ये वाला जो शैलो फ्लैट एरिया होता है यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं, ठीक है? और इसमें जो ऊपर ये वाला मुंह वाला हिस्सा, इसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, बीच में कॉलर पाई जाती है, ये वाला हिस्सा कॉलर। हाँ, ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ठीक है। ये जो बेलेनोग्लॉसस हैं ये पाए जाते हैं ओशंस के फ्लोर में, तो ये पास वाला जो एरिया होता है ना, सी के कोस्टल जो एरिया होता है, वहां पर यहाँ पे जो ये सैंड होती है, उस सैंड के अंदर यू के आकार की, यू के शेप की बरो बना के रखते हैं, ठीक है ना? और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, ठीक है? ये कॉलर हो गया, है ना? अब ये देखिए ब्रोंकियल रीजन, ब्रोंकियल रीजन मतलब जहां से रेस्पिरेशन पाए जाते करते हैं जिस पार्ट से, ये इसमें गिल पोर पाए जाते हैं, है ना? और दूसरा इसमें आपको दिख रहे हैं ये, दे आर जेनाइटल विंग्स, सिर्फ यही बनाइएगा जो जो मैं अंडरलाइन करूं, जेनाइटल विंग्स। जेनाइटल विंग्स में क्या होता है, इसमें गोनेट्स पाए जाते हैं, है ना? जिसमें ये क्या करते हैं कि गोनेट की हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक? अब हेपेटिक केसिया ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, और हेपेटिक रीजन मतलब जिसमें ये जूस सीक्रेट करके ये डाइजेशन का काम करते हैं, और ये वाला है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा,
ये इसका स्टमक एक्चुअली, एब्डोमिनल रीजन लिख लो, एब्डोमिनल रीजन, ये फाइनली एनस हो गया इसका, नोट कर लीजिए। इसके बहुत कम मेंबर पाए जाते हैं, इनको हेमिकॉर्डेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच की चीज है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। हो गया, नोट कर लिया। नो सर, एक सेकेंड सर। हेपेटिक सीकिया और हेपेटिक रीजन में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, हिपैटिक रीजन वो पार्ट है जहां पे ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। हिपैटिक केसिया है ना, तो हिपैटिक केसिया वो पार्ट है जहां से मतलब ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, ठीक है, मतलब जो सीक्रेट करने वाला ग्लैंड है, तो हिपैटिक केसिया ग्लैंड हो गया और हिपैटिक रीजन वो पार्ट हो गया। सर वो जो रेड है वो है केसिया? हाँ, ये वाला, ये रेड रेड पार्ट है, ये हिपैटिक केसिया ग्लैंड से है ना। अच्छा, ओके सर। डन हो गया भाई। सर ये गिल पोर्स कहाँ पे है? क्या गिल पोर्स, ये आपको दिखा ये मैं ये जो बीच वाला रीजन है, इनमें गिल पोर्स होते हैं, इस वाले पार्ट में, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स माने छेद, तो जो बीच वाला पार्ट है इसमें छोटे छोटे छेद हैं, इसको हम लोग गिल पोर कहते हैं, ठीक है। यस सर। और इसके साइड वाले में जेनिटल विंग्स हो गए, साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जेनिटल पार्ट, जेनिटल विंग्स, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये डन सर। ठीक है।
हो गया? डन? यस। ठीक है, नोट कीजिए। दे लिव्स इन burrows एंड अंडरलाइन करेंगे, दे लिव्स इन burrows एंड आर exclusively marine. They lives in burrows and are exclusively marine. And are exclusively marine. सर ये एनिमल का नाम क्या है? वैसे भूल गया। Balanoglossus, ऊपर लिखा ना ये Balanoglossus, ये लिखा। Next point. Body is soft and worm-like and worm-like. Body is soft and worm-like. Divisible into proboscis, collar and trunk. Divisible into proboscis, collar, trunk. सर ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए। Body is soft, comma, worm-like and सर divisible. worm कीड़े के जैसे worm. Body is soft, worm-like and divisible into proboscis, collar and trunk. Next point. Digestive tract is complete. Next. सर कॉलर एंड पिछले वाला Trunk, पार्ट। trunk, TRUNK, trunk. सर ट्रंक किसे कहा है यहाँ पे? ट्रंक बेटा यार ये एब्डोमिनल है, जिसको पेट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को ट्रंक है ना। देखो ये वाला समझो बात को, ये हो गया प्रोबोसिस, चलो मैं लिख देता हूँ, दिस इज प्रोबोसिस, लिखा ही हुआ है ना। और ये वाला पार्ट हो गया कॉलर, और बाकी नीचे वाले पार्ट कौन बोला? ट्रंक। तो ट्रंक माने होता है एक्चुअली पेट वाला पार्ट, ट्रंक माने पेट ही होता है इनफैक्ट। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। नेक्स्ट पॉइंट. Digestive tract is complete. Gills are narrow. Gills are narrow, opening in pharynx. Are narrow, opening in pharynx. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे और वो अंडरलाइन करेंगे। गिल्स आर डॉर्सल इन पोजीशन। गिल्स आर डॉर्सल इन पोजीशन। हाँ, गिल्स आर डॉर्सल इन पोजीशन here while they are lateral in caudate. तो यहां पे गिल्स डॉर्सल बॉडी पार्ट पे पाए जाते हैं, मतलब अपर पार्ट में पाए जाते हैं, पीठ की तरफ, लेकिन जबकि बाकी जितने कॉर्डेट्स होते हैं उनमें लेटरल पाए जाते हैं, साइड में पाए जाते हैं। ठीक है सर डोर्सल इन पोजीशन के बाद क्या बोला आपने? गिल्स आर डॉर्सल इन पोजीशन हियर while they are lateral in chordates. Next point. Blood vascular system is of open type
and blood vascular system is of open type and is colorless. Underline colorless होता blood इसमें. Next point. Excretory organ is single, which is Sir, please repeat it again. excretory organ is single, which is proboscis gland. Situated in proboscis. तो इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम लोग प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं और वो कहां पाया जाता है? प्रोबोसिस के अंदर ही पाया जाता है. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव. It have nervous system is primitive. It have dorsal nerve cord and ventral nerve cord. It have dorsal nerve cord and ventral nerve cord. Next point. Reproduction is mostly sexual. Gonads are one to several. Reproduction is sexual. Gonads are one to several pairs, and fertilization is external. Underline करेंगे, and fertilization is external. One last point. So gonads are one to several pairs, है ना? हाँ, several pairs. एक से ज्यादा पेयर हो सकते हैं गोनट्स में. और फर्टिलाइजर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बताओ भाई, कौन बताएगा? So gonads are released outside. राइट, गोनट्स आर रिलीज आउटसाइड. मतलब एग और स्पर्म बॉडी के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं और उनका फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं. और जब स्पर्म बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं तो उसको इंटरनल बोलते हैं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, बेलेनोग्लोसस is also known as the tongue worm. तो कहते क्या है? इसको टंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं. So please repeat this point. Belonoglossus is also known as tongue worm. ये लिखा है, tongue worm. ना, बाकी आपको मैं बता चुका हूं कि ये मरीन है, ये इसमें रहता है, ओशन में, फ्लोर में रहता है, यू शेप बरो बनाता है, ये सब बता. क्लियर है? कोई डाउट हो पूछिए. कोई डाउट नहीं? तो सबसे लास्ट फाइला में, हाँ बताओ बेटा. सर ये जो अभी बताया ना आपने कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये बता दीजिए कैसे था? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ऐसे होता है जैसे फ्रॉग में एक्सटर्नल होता है,
तो फ्रॉग क्या करते हैं, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने एग को रिलीज कर देती है, उसमें वाटर में रिलीज कर देती है। वो फीमेल के जो फ्रॉग होते हैं वो एक जेली जैसे सब्सटेंस में इस तरह से चिपके हुए होते हैं और पड़े रहते हैं वाटर में। के स्पर्म मेल क्या करते हैं, स्पर्म अपने पानी में छोड़ देते हैं, वाटर में छोड़ देते हैं, ये स्पर्म बाहर घूमते रहते हैं, तो किसी भी स्पर्म से कोई भी एग फ्यूज हो जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो तो इसको क्या बोलोगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इंटरनल ऑपोजिट होता है, इंटरनल में जो एग्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर रहते हैं, मेल स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अनडेवलप्ड है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड एडवांस फीचर है एनिमल्स में। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट भाई? कोई डाउट नहीं? चलो, तो नेक्स्ट और लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा। लास्ट वन इज कॉर्डेटा, तो नोट करेंगे कॉर्डेटा। अब मैं देखता हूँ कॉर्डेटा का भी आपको डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है। अब ये देखो कॉर्डेटा, देखो ये क्या है ना, ये एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है ना। ये ऐसा कोई एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता, मेरी बात को आप याद रखिएगा, हर बुक में आप देखोगे यही एनिमल आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि जनरलाइज्ड डायग्राम है, दिस इज जनरलाइज्ड डायग्राम। ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये ऊपर है नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड कैसी है, खाली है, अंदर से हॉलो नर्व कॉर्ड है। तो जो नर्व कॉर्ड है दिस इज हॉलो। नर्व कॉर्ड इज, एक तो पहली बात डॉर्सल है, डॉर्सल एंड हॉलो, खोखली नर्व कॉर्ड है ना। तो मतलब गोल गोल सा है और एक खोखला स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई आपकी ये वाली डॉर्सल है, मतलब बॉडी में ऊपर की तरफ है। ठीक है, दिस इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, है ना। अब देखो इसके, अब देखिए ये फेरेंक्स है। फेरेंगल पार्ट का क्या मतलब हुआ, फेरेंक्स का मतलब हुआ वो पार्ट जहां से रेस्पिरेशन होता है ना। तो फेरेंगल पार्ट में आप देख पा रहे होंगे ये गिल्स मौजूद हैं, दे आर गिल्स, ये गिल्स मौजूद हैं, है ना। और गिल्स के अलावा फिर आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये माउथ हो गया, ये स्टमक वाला पार्ट हो गया, है ना, ये इंटेस्टाइन हो गई और ये एनस हो गया। इसका मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है इसमें कंप्लीट पाई जाती है। बीच में आप देख पा रहे हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है समझिए, ये हमारी बैकबोन का प्रिकर्सर है। मतलब बैकबोन जो बनी तो हम बैकबोन को नोटोकॉर्ड कह सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या था, ये क्यों बनी बैकबोन, आप ये मत समझिएगा कि बैकबोन का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि इंसान को एकदम खड़ा होना था, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर में बैकबोन का फॉर्मेशन इसलिए हुआ ताकि, क्यों हुआ बताओ, अच्छा कौन बताएगा, पहले आपसे पूछ लिया जाए। कौन हो बताओ भाई, क्यों बैकबोन क्यों बनाई नेचर ने, फातिमा क्यों बनाई? इशिका क्यों बनाई भाई बैकबोन? ताकि आदमी की पिटाई की जा सके इसलिए। हाँ, माउना, तारिक
तुम भी कुछ बोलो मेरे भाई। यस सर। कोड के Yes. लिए तारिक, वेयर इज योर सिस्टर? टुडे शी इज नॉट हियर, क्लास नहीं आई, No, sir. क्लास नहीं ले रही अभी, कहाँ है? सर मार्केट गई है। क्या मार्केट गई है सर। मार्केट गई? हम्म। अच्छा अच्छा, ओके, तो चलो फिर। So backbone acts as a pillar to our weight. सपोर्ट के लिए नहीं भैया, देखो बैकबोन का फंक्शन क्या था कि हमारे जो नर्व कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का। अब तुम देखो ना, बैकबोन के अंदर खाली जगह है, उसमें क्या भरी हुई है? नर्व कॉर्ड ही तो भरी हुई है। तो वो नर्व कॉर्ड टूटने ना पाए, वरना थोड़े से झटके से नर्व कॉर्ड टूट सकती हैं। तो नर्व कॉर्ड टूटने का मतलब, अगर एक नर्व टूट जाए तो आदमी का पूरा हिस्सा काम करना बंद कर देगा, पैरालाइज हो जाएगा। तो नर्व कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए बैकबोन का फॉर्मेशन हुआ, ना कि इंसान को खड़े रखने के लिए या बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? दैट वाज द मेन फीचर ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड यहां बन गई जो प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, अब आप देख पा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्व कॉर्ड के बीच में नोटोकॉर्ड पड़ी हुई है ना? ये इसका फंक्शन। तो ये डायग्राम जल्दी से बना डालो, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कूल वाले बहुत पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द जनरल फीचर ऑफ दिस वन कॉर्डेट्स along with डायग्राम। तो आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा सर नोटोकॉर्ड के अंदर है नर्व। ना भैया। हमारे अंदर नोटोकॉर्ड के अंदर नर्व कॉर्ड है। यहाँ पर नोटोकॉर्ड इसके डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्व कॉर्ड के बीच में है। यस सर। ये नीचे वाला हिस्सा इसका ट्रंक है। एक दो चीजें और मैं लिखवा देता हूँ, जल्दी से डायग्राम बना दो। दिस इज ट्रंक, मतलब पेट वाला हिस्सा है इसका। और ये जो है ना, हेपेटिक सीकम। डन सर। डन हो गया? यस। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। Notochord is solid, unjointed, flexible, rod-like structure. Full stop. Sir, can you please repeat? Notochord is solid, unjointed, stiff, flexible, rod-like structure situated on dorsal side between hollow nerve cord and alimentary canal. Sir, dorsal side. डॉर्सल साइड ऊपर की तरफ है कि नहीं है बॉडी में? नहीं सर, इसके बाद क्या लिखा है मतलब? अच्छा, डॉर्सल साइड, सिचुएटेड डॉर्सल साइड बिटवीन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, between dorsal hollow nerve cord and alimentary canal. सर अनजॉइंटेड क्यों कहा है? क्योंकि कहीं भी ज्वाइंट नहीं, हमारी तो ज्वाइंटेड है ना, हमारी तो छोटे छोटे टुकड़ों में बनी हुई है, 33 पार्ट में बनी हुई है ना, तो ज्वाइंटेड है ना हमारी। ये पूरी एक ऊपर से नीचे तक सेम है, सिंगल है।
सिंगल पीस है, ठीक है। Yes. नेक्स्ट पॉइंट, नर्व कॉर्ड ऑफ कॉर्डेट is always hollow and lies dorsal to notochord. So And lies dorsal to notochord. Next point, pharyngeal gill slit have at same pharyngeal gill slits are present at some stage of लाइफ साइकिल। मतलब लाइफ की किसी न किसी स्टेज में, चाहे वो एम्ब्रियो स्टेज में हो, चाहे वो लार्वा स्टेज में हो, चाहे वो बर्थ के बाद हो या एडल्ट में हो, किसी न किसी लाइफ की स्टेज में गिल स्लिट जरूर पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, they have bilateral symmetry. Next point, they are triploblastic. Next point, they have organ level organization. They have organ level organization. Next point, coelom, comma, endoskeleton and coelom, endoskeleton and complete digestive tract, coelom, endoskeleton and complete digestive tract is present. Next one, special organs for respiration and a special organ for respiration and excretion are present. Next point, closed circulatory system, closed circulatory system is found. Closed circulatory system is found. Sexes are separated. Sexes are separated. Next,
asexual reproduction is absent. Closed circulatory system. Closed circulatory system is present. That's it. तो कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, कॉर्डेटा को कैसे क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन हमारा रह रहा है, बाकी हमारा हो गया। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या आगे। Thank you, और sir. कोई क्वेरी बताइए भाई, एनी क्वेरी? नो सर। नो क्वेरी, अच्छा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करके और फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा, एक बात और बताओ साथ में कि ये इसके आगे फिर क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो? देखो, इसके आगे वाला जो नेक्स्ट चैप्टर, वैसे तो अगर देखा जाए एनसीईआरटी में देखता हूँ, तो एनसीईआरटी में तो है स्ट्रक्चर ऑफ ये यूनिट सेकंड स्टार्ट हो जाएगी, ये यूनिटी खत्म हो जाएगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। क्या पढ़ना बताओ? सर मुझे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है। अच्छा, सेल बायोलॉजी मतलब, ठीक है। और बताइए भाई, सेल बॉडी, सेल को पढ़ा दिया जाए, यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया जाए? तो सर कोई हम बात नहीं। यूनिट 2 तक बाद में करेंगे। हाँ, क्या क्या? सर तब हम यूनिट 2 बाद में करेंगे। हाँ, अगर ऐसा वो चाहोगे तो यूनिट 2 बाद में करा दूंगा। Yes, sir. Then we can start the unit 3. ठीक है, तो यूनिट 3 स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और बायोमोलिक्यूल बहुत बड़ा चैप्टर आपको स्कूल में लगता होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। हालांकि बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाता है बायोमोलिक्यूल, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, इसमें बकवास चैप्टर इसमें कुछ भी नहीं है। और इससे नीट में